बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका दूसरा लेक्चर जो आज आपका होगा केमिस्ट्री का, और वो इंटरमीडिएट क्लास का। और उसमें हम आज पढ़ेंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया था, ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में। आपने मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुप ट्रेंड्स और उनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को बेटा आपने कर लिया था। अब हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे। एक और ग्रुप ट्रेंड आप करेंगे जो कि आपकी पीरियोडिक चार्ट में, पीरियोडिक टेबल में पहले से, मतलब पी ब्लॉक में थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। तो हम देखेंगे वो ट्रेंड कौन सा है। और वो ट्रेंड हमारे पास है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का। तो आज आप देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो किस तरह एलिमेंट्स के, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, इनका ट्रेंड है। तो अगर आप पी ब्लॉक में आप ग्रुप ट्रेंड्स की बात करेंगे तो याद रखिएगा, पी ब्लॉक में कोई रेगुलर ट्रेंड आपको एक ही मतलब पैटर्न से नहीं मिलेगा। आपको डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट ट्रेंड्स आपको अलग अलग मतलब रीजंस के बेसिस पर आप उनको डिसाइड करते हैं। नंबर वन, हम अब यहीं से हम शुरू करते हैं, यानी द सेकंड ग्रुप ट्रेंड विच इज आल्सो डिफरेंट। इनको, इस ग्रुप ट्रेंड को आप नाम क्या देते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बेटा ये ट्रेंड जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के। तो हम अब इसी से शुरू करते हैं। आमतौर पर आपको पहला पहला ग्रुप जो पी ब्लॉक में मिलेगा वो कौन सा है? थर्ड ए। यानी इन थर्ड ए देयर इज नॉट ए रेगुलर ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी मेल्टिंग पॉइंट का और फिर बॉइलिंग पॉइंट का रेगुलर ट्रेंड किसमें? पी ब्लॉक में नहीं है। इट इज ड्यू टू रीजन। इसका अगर आप रीजन देखना चाहें, इज दैट के सम एलिमेंट्स, यानी इनमें कुछ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो सम एलिमेंट्स जो हैं उनका जो ट्रेंड है, इट इज ड्यू टू दैट सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जो हैं पजेस, ये रखते हैं क्या? ऑक्टेट। ऑक्टेट इनके अंदर है। एंड सम ऑफ देयर एलिमेंट्स, यानी इनमें से कुछ जो हैं एलिमेंट्स जो हैं, सम ऑफ देयर एलिमेंट्स पजेस एक्सपेंडेड ऑक्टेट। यानी बाकी एलिमेंट जो है, जैसे हमें अगर कहा जाए कि इन एलिमेंट्स में ये रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि इसका मेन कॉज या मेन रीजन जो है वो यही है कि कुछ एलिमेंट्स ऑक्टेट रखते हैं और कुछ एलिमेंट एक्सपेंडेड ऑक्टेट रखते हैं। और उनके एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या हैं और किस तरह होंगे, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखें, जहां हम अगर बोरॉन की बात करें या फिर हम किसकी बात करें, एल्यूमिनियम की, तो हम कह सकते हैं कि इन दो एलिमेंट्स में हम जनरली डिफरेंस देख सकते हैं, 1s2, 2s2 और उसके बाद 2p1। तो इनका लास्ट शेल जो बन रहा है बोरॉन का वो 2s और 2p है। तो आपको पता है s और p अगर हम कंबाइन करें तो इसको हम कहते हैं ऑक्टेट, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल करेंगे तो कितने बनेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। तो इस वजह से हमने इसको नाम क्या दिया? ऑक्टेट का नाम दिया।
अब आते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। तो अगर आप एल्यूमिनियम का जायजा लेंगे तो आपको एल्यूमिनियम का ट्रेंड कुछ थोड़ा सा चेंज मिलेगा। एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब देखो 3s आपने कर दिया, 3p भी हो गया, लेकिन इसके साथ साथ 3p के साथ एक और ऑर्बिटल भी है इसमें, और वो कौन सा है? दैट वन इज कॉल्ड 3d। अगरचे इलेक्ट्रॉन 3s और 3p में आ रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि 3d जो है वो पार्ट ऑफ 3, मतलब थर्ड शेल का है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर हमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट मिलता है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो सकती है। याद रखें, जहां s और p और d मिला दिए जाएं, एक जगह एक साथ आए, उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में आ सकते हैं। तो इस मतलब आप तीनों शेल्स के कंबाइन प्रॉपर्टी को आप क्या कहेंगे? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्या कहेंगे? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट रखते हैं। कौन से ऑर्बिटल्स एक्सपेंडेड ऑक्टेट रखते हैं? मतलब एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम, नेक्स्ट में आप नीचे जाएंगे गैलियम, थॉलियम, इनमें आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। तो आपको पता है ऑक्टेट वाले जो मतलब एलिमेंट्स हैं उनकी अलग प्रॉपर्टीज हैं। एक्सपेंडेड ऑक्टेट रखने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनमें रेगुलर ट्रेंड हमें नहीं मिलेगा। कहीं इलेक्ट्रॉनों का एंड ऑक्टेट तक हो रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉनों का एंड ऑक्टेट तक है लेकिन उसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट खाली है, कहीं इनके इलेक्ट्रॉन एक्सपेंडेड ऑक्टेट तक भी जाते हैं। मतलब अगर हम गैलियम को लेंगे तो उसका 3d कंप्लीट होगा, 31 आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर है, तो फिर उसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब 3d भी पूरा d भी आ गया। इसमें d नहीं है, इसमें से p सब शेल तक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी p तक है, लेकिन नेक्स्ट में गैलियम में आएंगे तो d तक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप आएंगे तो उसके बाद d इसके कई कंप्लीट हो जाएंगे। तो जहां d में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, इनर इलेक्ट्रॉन्स अगर d में आ जाएं तो उनके कैरेक्टर्स अलग, इनर इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन सिर्फ p तक महदूद रहें तो उनकी अलग प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर ये आता है। दूसरा इसके अंदर ये है कि ये बोरॉन जो है ये मेटलॉइड है। उसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम और थॉलियम ये क्या है? ये ऑलमोस्ट मतलब एल्यूमिनियम मेटालिक कैरेक्टर रखता है। फिर उसके बाद गैलियम, नीचे आप जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर राइज अप होता है, लेकिन डी ऑर्बिटल्स भी फिल हो जाते हैं कुछ इनके, जिसकी वजह से ट्रेंड रेगुलर नहीं रहता है। ठीक है, तो अब ये कैरेक्टर था किसके बारे में? ये था थर्ड ए के बारे में। किसके बारे में था? थर्ड ए के बारे में। अब आते हैं हम नंबर सेकंड ट्रेंड की तरफ। सेकंड ट्रेंड जो है वो हम फोर्थ ए में देखेंगे। इन फोर्थ ए, फोर्थ ए में जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो मेल्टिंग पॉइंट हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं? डिक्रीज। ये बेटा डिक्रीज होते हैं कहाँ? डाउन इन ए ग्रुप। इस ग्रुप में डाउनवर्ड में आप जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? ये डिक्रीज होंगे। क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। अब ये डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहां पर फैक्टर जो है बिकॉज, क्योंकि यहां पर ये है कि द साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस, ये बढ़ता जाता है, इंक्रीजेस डाउन इन ईच ग्रुप। ग्रुप में यहां पर यानी हम सिर्फ ग्रुप लिखेंगे, ठीक है, नीचे साइज जो होता है ग्रुप में बढ़ता जाता है। देयरफॉर, फिर इसलिए आप ये कह सकते हैं देयरफॉर इंक्रीजिंग ऑफ साइज
यानी जब हम साइज की बात करेंगे, साइज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑफ साइज ऑफ एटम्स, यानी एटमों का साइज बढ़ेगा तो फिर क्या करेगा, डिक्रीजेस, या ये डिक्रीज कर देता है दी इंटर इंटर एटॉमिक इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी यहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डाउन इन अ ग्रुप क्या होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती हैं, विच डिक्रीज, जो डिक्रीज कर देगा मेल्टिंग पॉइंट्स को और किसको, बॉइलिंग पॉइंट्स को। देखते हैं किस तरह ये डिक्रीज करता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को। एटमों का साइज जब बढ़ने लगता है तो फिर यहां पर ये फैक्टर किस तरह काम करेगा, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जैसे हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की तो इसमें मेन फैक्टर जो आ रहा है वो ये है। देखें पहला एलिमेंट फोर्थ ए का कौन सा है, कार्बन का एटम है। तो कार्बन के एटम में आपको पता है टोटल शेल्स की तादाद 2 है। तो ये पहला एलिमेंट हो गया फोर्थ ए का, कार्बन का। अब हम इसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं तो वो कौन सा है, दैट वन इज कॉल्ड सिलिकॉन। सिलिकॉन में आपको पता है कि शेल्स की तादाद जो है वो कितनी है, वो जनरली हम बात कर सकते हैं 3 है। तो इस तरीके से अगर हम यहां पर देखें तो सिलिकॉन का साइज क्या है, बड़ा है, और कार्बन का साइज क्या है, छोटा है। तो आपको पता है कि अगर एटम साइज में क्या होंगे, छोटे होंगे, जैसे कार्बन के 2 एटम हैं। यहां पर देखो कार्बन के एटम कार्बन को ही, अपने एटमों को ही जब अट्रैक्ट करने लगेंगे तो फिर इनमें देखें न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, यहां पर भी ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। तो जब न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, साइज छोटा होगा, तो यहां पर क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी एटमों में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होंगी बिटवीन एटम्स, एटमों में, और इसी वजह से एटमों में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गई, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई, एटम्स क्या हो गए, ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड हो गए। अब आते हैं बड़े साइज के एटमों की तरफ, जैसे हमने बात की सिलिकॉन की। तो देखें सिलिकॉन जो है ये साइज में कार्बन से काफी हद तक, मतलब एक शेल बढ़ने की वजह से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो अब सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग होगा, या कार्बन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना था वो स्ट्रांग होगा? तो सर्टेनली आप यही कहेंगे कि यहां पर सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ बॉन्ड क्या है, वीक है, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं आपस में। एटमों की साइज बढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन देखो न्यूक्लियस से कितना दूर हो गए, भले ये शेयरिंग कर लें आपस में, कुछ भी कर लें, तो अब यहां अट्रैक्शन बहुत क्या हो गई, वीक अट्रैक्शन हो गई बिटवीन एटम्स। तो आप इसलिए ये कह सकते हैं कि जहां अट्रैक्शन क्या हो जाए, बहुत बहुत वीक हो जाए, तो वहां अब देखें इन एटमों के बॉन्ड्स को तोड़ना है तो आपको कम एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो यहां पर आपको पता है हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, यहां पर हायर मेल्टिंग पॉइंट्स भी होंगे और बॉइलिंग पॉइंट्स भी होंगे। लेकिन यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस चूंकि क्या हैं, कम हैं, वीक हैं, तो ये लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स यहां पर होंगे। तो इसलिए याद रखें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा इरेग्युलर है। इरेग्युलर क्यों है, आपको बात समझ में आ गई होगी। वजह यानी रीज़न अगर हम देखते हैं
तो रीजन यही है कि यहां पर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, डाउनवर्ड में बढ़ गया ना, कार्बन फिर सिलिकॉन, तो आपको पता है अट्रैक्शन वीक पड़ गई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, इनको ब्रेक करना आसान हो गया। और इसके मुकाबले में अगर आप यहां पर देखेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ताकतवर, स्ट्रांग होंगे, क्योंकि यहाँ साइज क्या है, छोटा है। तो ये यहाँ पर मेन फैक्टर फोर्थ ए में यही फंक्शन करता है जो आपने अभी यहाँ पर ऑब्जर्व किया, यानी यहाँ पर मेन फैक्टर क्या है, साइज ऑफ द एटम्स है। साइज ऑफ एटम्स बढ़ता रहेगा तो फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती जाएंगी, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब आते हैं फिफ्थ ए, ठीक है, उसके बाद फिफ्थ ए के बाद नेक्स्ट कौन सा है, सिक्स्थ ए एंड सेवंथ ए। ये तीन अलग अलग ग्रुप्स हैं, यानी 6A 7th A, ठीक है बेटा। ये जो है इन ग्रुप्स में ट्रेंड आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा। 5th A 6th A and 7th A मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ये क्या होते हैं, इंक्रीज, ये इंक्रीज होते हैं डाउन इन ए ग्रुप में, डाउनवर्ड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। यहां पर फैक्टर कौन सा है, बिकॉज इन दीज ग्रुप्स, यानी अगर हम इन ग्रुप्स की बात करें तो फिर इन दीज ग्रुप्स, इन ग्रुप्स में स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, स्टेट ऑफ एलिमेंट्स जो है इज इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व है, स्टेट ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व है, मतलब कहां से, फ्रॉम गैसेस टू सॉलिड्स। यहां आप कहां से जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं फ्रॉम डिस्क्रीट स्टेट से किस तरफ जाएंगे, टू एग्रीगेटेड स्टेट, यानी आपने डिस्क्रीट स्टेट से शुरू किया। और याद रखें डिस्क्रीट स्टेट जब टर्म आ जाए तो समझे बात किसकी है, गैसेस की। एग्रीगेटेड स्टेट की बात आ जाए तो समझे किसकी है, सॉलिड्स की। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यहां पर मेन फैक्टर जो है वो कौन सा है, वो स्टेट इन्वॉल्व है। आपने देखा पहले गैसेस आती हैं, अगर मतलब इन चार ग्रुप में हम जायजा लें तो पहले गैसेस आती हैं, उसके बाद फिर क्या आएंगी, फिर बेटा इसमें लिक्विड्स आएंगे, और इनके बाद अगर नेक्स्ट स्टेट आएगी तो वो कौन सी होगी, वो सॉलिड्स की होगी। तो आपको पता है कि एक सिंपल एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। मैं यहां ये मिटा रहा हूं तो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फैक्टर किस तरह इन्वॉल्व है, किस तरह काम करता है। आप देखें 7th A में आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन, फिर नेक्स्ट मेंबर क्लोरीन, जो कि क्या है, गैसेस की शक्ल में है, ये दो गैसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ब्रोमीन, जो कि आपको किस फॉर्म में मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड स्टेट में। इसके बाद आयोडीन और फिर एस्टाटीन, ये क्या है, ये सब्लिमेट हैं लेकिन हैं तो अपनी जगह सॉलिड्स, ठीक है। तो आपको पता है कि हमेशा ये एक जनरल ट्रेंड है कि गैसेस के सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, याद रखिएगा। क्यों, गैसेस के मॉलिक्यूल्स डिस्क्रीट होते हैं, गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कमजोर होती हैं, स्पेशली अगर हम बात करें
इनकी फिजिकल बॉन्ड्स की, तो वो तो सबसे लोएस्ट मतलब कमज़ोर तरीन बॉन्ड्स कहलाते हैं, ठीक है ना, वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं। इनके केमिकल बॉन्ड्स भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो एज कम्पेयर टू सॉलिड्स बहुत मतलब उनमें सॉलिड्स में ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, लेकिन वो स्ट्रांग बनाते हैं, गैसेस कमज़ोर बनाती हैं। लिक्विड्स के थोड़ा सा समझें, ज्यादा होते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि लिक्विड्स में इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्पेस कम होता है, मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और सॉलिड्स में आप कह सकते हैं कि इनमें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर स्टेट इन्वॉल्व है, पहले गैसेज आ रही हैं इन तीनों ग्रुप में, अगर हैं पहले जैसे आप देखें, अगर हम फिफ्थ ए की बात करें तो यहाँ पहला मेंबर नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, सॉलिड आ गया, ठीक है, बीच में गैस नहीं है, कोई मसला नहीं। लेकिन उसके बाद फिर अगर हम 6A में जाएं तब वहां पर भी ट्रेंड यही, ऑक्सीजन आ रहा है, फिर सल्फर आ रहा है, देखें गैस आ गया, लिक्विड नहीं है, लेकिन सॉलिड बाद में है, सीक्वेंस है। उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, देखें सॉलिड लिक्विड्स। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मैन फैक्टर ये है कि सबसे पहले गैसेज आ रही हैं, उसके बाद अगर लिक्विड है तो वो आ रहे हैं, लिक्विड एक ही जगह है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहे हैं, सॉलिड। तो आप देखें जैसे डाउनवर्ड में जाएंगे स्टेट फॉरन चेंज हो रहा है, गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, अगर गैस लिक्विड है तो, जैसे इसमें, बाकियों में सॉलिड है तो गैसेस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ये सबसे कम होते हैं, सॉलिड के सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर रीजन हमें मिल गया कि हम एक जनरल ट्रेंड यहां पर हमने ऑब्जर्व किया, और इसको हम लिखेंगे भी उसी तरीके से, एज जैसा कि गैसेस पजेस, गैसेस जो हैं ये रखती हैं हायर सॉरी लोएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, आपको पता है इनके लोएस्ट होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स और क्या होते हैं बेटा, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद लिक्विड्स की अगर आप बात करें तो लिक्विड्स में थोड़ा सा गैसेस के मुकाबले लिक्विड्स पजेस हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी लिक्विड्स के अंदर भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड तो है अपनी जगह, हायर मेल्टिंग पॉइंट्स हैं इनके, और बेटा इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं किसके मुकाबले में, एज कंपेयर्ड टू किसके, गैसेस की, गैसेस के मुकाबले में इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वाइल, जबकि आप कह सकते हैं कि सॉलिड्स पजेज, जो सॉलिड्स हैं पजेज हाईएस्ट, कैसे, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह बेटा पी ब्लॉक में ये जनरल ट्रेंड काम करता है, आ रहा है समझ में। अब आते हैं हम किसमें, एट्थ ए में। एट्थ ए का जो ट्रेंड है वो इनसे बिल्कुल अलग थलग है, इन सारे ग्रुप से काफी हद तक क्या है, अलग थलग है, ठीक है। हालांकि स्टेट भी सेम बनता है, यानी इन एट्थ ए, अगर हम एट्थ ए की बात करें तब मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज, ये क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं डाउन इन ए ग्रुप, ग्रुप में डाउनवर्ड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। हालांकि यहां पर स्टेट क्या है, सेम है,
यहां फैक्टर कौन सा है? हेयर दी वंडरवाल फोर्सेस, या फिर आप कह सकते हैं फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन की हैं, सच एज, मिसाल के तौर पे सच एज वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस, जो वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस हैं ये हो गई, ठीक है। और लंदन फोर्सेस, ये जो हैं लंदन, ये फ्रिट्ज लंदन के नाम से है, लंदन फोर्सेस क्या होती हैं बेटा? इंक्रीज, ये इंक्रीज होती हैं डाउन इन ए ग्रुप, और ये डाउन इन अ ग्रुप में इंक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? विच इंक्रीज, जो बढ़ा देती हैं किसको? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को। मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ा देती हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स को भी बढ़ा देती हैं। अब आपको ये बताते हैं कि ये किस तरह होता है, कैसे वांडरवाल फोर्सेस की टाइप है एक। ये वांडरवाल फोर्सेस जनरली फिजिकल बॉन्ड्स को कहा जाता है। इनमें एक फोर्स, वैसे तो बहुत सारी हैं, एक टाइप ऑफ फोर्सेस है जिसको आप आमतौर पर क्या कहते हैं? इसको आप लंदन फोर्सेस कहते हैं। तो इनका लंदन फोर्सेस का जो ट्रेंड है ये आमतौर पर किस पे डिपेंड करता है और किस तरह एर्थ इसमें, मतलब हम कह सकते हैं कि ये यहां पर एर्थ में कैसे इफेक्ट करता है। तो इसको देखते हैं। देखें, जब आप आमतौर पर लंदन फोर्सेस की बात करते हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लंदन फोर्सेस जो हैं वो असल में पोलर और नॉन पोलर दोनों में पैदा होती हैं। लंदन फोर्सेस में ये होता है कि एटम्स के अंदर, आपको पता है, जैसे हम नियॉन की एग्जांपल ले रहे हैं, नियॉन के एटम्स हैं, ठीक है, ये नियॉन के बेटा एटम्स हैं, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं। एक एटम उठाया, फिर आपने नियॉन का दूसरा एटम उठाया, ठीक है, ये नियॉन का दूसरा एटम। तो इन दोनों एटमों में आप देख सकते हैं कि इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ये समझो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इनके प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो होता ये कि जब ये दो एटम आपस में टकराते हैं, इनका आपस में क्या होता है? कोलिजन। तो ये करीब आ गए, अब इनके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? रिपेल कर देंगे, इनको रिपेल करेंगे, ठीक है, और इनके प्रोटॉनों को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोटॉनों को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? रिपेल। यही अमल हर एटम में होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दूसरे एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर देंगे, और इनके प्रोटॉनों को वही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो होगा ये, जब ये करीब आ जाएंगे, ये आपस में टकराएंगे, तो इनके सारे के सारे प्रोटॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होंगे? वो सब के सब यहां पर एक साथ एक रीजन में आ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। और ये इनके क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? क्लाउड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का शेल हो जाएगा। अब ये अमल सिर्फ इस एक एटम के अंदर नहीं होगा, सब में इलेक्ट्रॉन एक तरफ, प्रोटॉन दूसरे तरफ। देखें, एक दो रीजन अलग अलग हो गए, ये इसका हो गया, अब इसके भी वही होंगे, इसने इन्होंने रिपेल किया है, जाहिर है इसको भी रिपेल करने वाले और एटम होंगे। यहां पर ये भी इसी तरीके से होगा कि ये रीजन बन जाएगा। कौन सा रीजन बनेगा? यहां पर आ जाएंगे प्रोटॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियाई आ गए, प्रोटॉन्स आ गए, ये आ गए, और ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए, किसके? मतलब दो एटमों के।
तो आप देखें ये भी नियॉन का एटम था, ये भी नियॉन का एटम था। इसका भी अब इस तरफ क्या आ गया, न्यूक्लियस, और इस तरफ क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बताएं कि दो यहां पर पोल्स बन गए, एक इलेक्ट्रॉनों ने रिपेल कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉनों को दूर कर दिया, ये इस तरफ सारे चले गए, प्रोटॉन इस तरफ आ गए, इनके साथ भी यही, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, प्रोटॉन इस तरफ आ गए। अब हर एटम के कितने रीजन्स बन गए, दो रीजन्स बन गए, एक इलेक्ट्रॉनिक रीजन बन गया और दूसरा प्रोटॉनों का रीजन बन गया। इस तरीके से अब इनमें आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन पैदा होगी, यानी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स ये वाले और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्या, प्रोटॉन्स, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होती हैं। और इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को आप फ्रिट्ज लंडन, ये इसका जर्मनी का साइंटिस्ट था, फ्रिट्ज लंडन, इसके नाम से आप इनको जानते हैं, फोर्सेस को आप इनको क्या कहते हैं, लंदन फोर्सेस कहते हैं। तो अब ये लंदन फोर्सेस समझ लें डिपेंड कर रही हैं कौन सी चीजों पे, कौन से फैक्टर्स पे, मेन फैक्टर सिंपल हैं, यानी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम के प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट करेंगे, फिजिकल बॉन्ड्स बनेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होंगी, और इस तरह से ये अट्रैक्शन क्या कहलाएगी, लंदन फोर्सेस कहलाएगी। तो ये नॉन पोलर एटमों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हैं लंदन फोर्सेस, नॉन पोलर एटमों में, जहां मॉलिक्यूल्स में भी ये बन सकती हैं, एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के प्रोटॉन, ये भी इस तरह करते हैं। लेकिन यहां पर मेन फैक्टर इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्व है, याद रखिएगा, इन्वॉल्व है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ये क्लाउड उतना बड़ा होता जाएगा, जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे ये इसका प्रोटॉनों का साइड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, पोल स्ट्रांग बनेंगे। तो यानी ये पोल्स जो हैं ये याद रखें, यानी लंदन फोर्सेस के ये इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों पे डिपेंड करते हैं, ठीक। तो आप यहां पर इसका जनरल ट्रेंड जो लिख सकते हैं, जो फैक्टर आप समझ सकते हैं यहां पर, इनमें गैसेस में आपको नजर आता है, वो यही है कि हम यहां जनरल ट्रेंड ये कह सकते हैं। थोड़ा सा मार्कर मैं यहां डार्क लूंगा ताकि आपको बात थोड़ी सी समझ में भी आए, नजर भी आए। यानी स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये याद रखिएगा, सीधा ताल्लुक रखती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा ताल्लुक रखती है टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे तो फिर ये फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी। आपसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन यहीं पे पुट करता हूं, आपसे पूछता हूं, आप समझ जाएंगे। ये मैं मिटा रहा हूं, तो अब इसी से हम शुरू करते हैं, इसी से आपसे पूछते हैं। देखें, हीलियम पहला एटम, नियॉन दूसरा एटम, ऑर्गॉन तीसरा एटम, क्रेप्टॉन चौथा एटम, जेनॉन पांचवा एटम, उसके बाद रेडॉन छठा एटम, ये हो गए। अब देखें इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन अगर देखें तो इसमें आते हैं दो इलेक्ट्रॉन और दो क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं, दो प्रोटॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो इलेक्ट्रॉनों पर मुश्तमिल होगा और प्रोटॉन न्यूक्लियर रीजन, नेगेटिव एंड दो इलेक्ट्रॉनों का, पॉजिटिव एंड दो प्रोटॉनों का, दो चार्जेस का। अब देखें नियॉन का 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही इसके अंदर क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो इसका रीजन थोड़ा सा स्ट्रांग बनेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है। इसमें 18 तक आ रहे हैं, अब ये आप खुद डिसाइड करो, 18 तक आ रहे हैं
और इसमें 32 तक आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बताएं कि डाउनवर्ड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होंगे, स्ट्रांग बनेंगे और प्रोटॉन न्यूक्लियर रीजन भी स्ट्रांग होंगे। तो फिर मेल्टिंग पॉइंट और स्ट्रांग इंटरएटॉमिक फोर्सेस बनेंगी, स्ट्रांग लंदन फोर्सेस बनेंगी, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह बच्चों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे। और इस तरीके से आप यहाँ तक आपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड पढ़ा। ठीक है, तो ये था बच्चों ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में। आपको भी बताया ग्रुप ट्रेंड्स का सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर क्या है, किस तरीके से ग्रुप ट्रेंड्स इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज ग्रुप प्रॉपर्टीज किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, ग्रुप वाइज हो चाहे वो पीरियड वाइज हो। तो इनका इंक्रीज या डिक्रीज होने का मेन फैक्टर कौन सा है, आपने इनको डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब बेटा हम आगे जाएंगे और अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे यहाँ पर पूरे हो गए। अब ग्रुप ट्रेंड्स के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो रिड्यूस्ड सिलेबस में है उसके हिसाब से हम जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपके रिड्यूस सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेटलर्जी, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम की मेटलर्जी, ये भी आप कह सकते हैं। मैं दूसरा पेन लेता हूं जिससे आपको राइटिंग थोड़ी सी क्लियर नजर आए। इसको दूसरा नाम आप कौन सा दे सकते हैं, और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन। आपको पता है एल्यूमिनियम जो है, पहले हम मेटलर्जी को देख लेते हैं, मेटलर्जी क्या है, फिर हम एल्यूमिनियम की तरफ आएंगे। ठीक है, मेटलर्जी आमतौर पर टर्म जो है या मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये आमतौर पर मेटलर्जी की जब आप बात करेंगे तो याद रखिएगा मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसमें आप मेटल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योरीफाई कर। देखें मेटल बहुत कम है जो फ्री स्टेट यानी खालिस हालत में मिलते हैं, ये हमेशा कंपाउंड्स की स्टेट में मिलते हैं जिसको आप कहते हैं कंबाइंड स्टेट। तो अगर ये एलिमेंट आपको बिल्कुल एलिमेंटल फॉर्म में मिलें तो याद रखिएगा अगर एलिमेंटल फॉर्म में मिलते हैं तो इस फॉर्म को आप कहते हैं फ्री स्टेट। क्या कहते हैं इसको, फ्री स्टेट आप कहते हैं। उसके बाद अगर ये कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, तो फिर कंपाउंड फॉर्म में अगर कोई चीज है तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे कंबाइंड स्टेट। क्या कहेंगे, कंबाइंड स्टेट। तो कम एलिमेंट हैं जो एलिमेंटल फॉर्म यानी फ्री स्टेट में मिलते हैं, ज्यादातर हमें किस में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में। तो हम इस वजह से ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है और जो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, वजह इस ब्लॉक में आप पढ़ चुके हैं, आपको बताया हुआ है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर रखते हैं तो हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। भाई आप ओपन एयर में भी रखेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे। तो इस वजह से इनका कंबाइंड स्टेट में मिलना इनके रिएक्टिव नेचर को जाहिर करता है। और एलिमेंटल फॉर्म में अगर कोई चीज़ मिलती है तो वो इनके आमतौर पर स्टेबिलिटी को जाहिर करती है, स्टेबल फॉर्म को जाहिर करती है। तो स्टेबल एलिमेंट्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में मिल सकते हैं और जो आमतौर पर रिएक्टिव होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो एल्यूमिनियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। कुछ भी ना मिले इसको, सिर्फ ओपन एयर में ऑक्सीजन इसको मिल जाए तो ये इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इस वजह से
एल्यूमिनियम भी इंडिपेंडेंट हमें नहीं मिलता। तो ये मेटलर्जी फिर इसीलिए रखा हुआ है, मेटलर्जी का प्रोसेस इसीलिए रखा हुआ है कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलता, कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, हम उसको मेटालिक फॉर्म में लेकर आएंगे। इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, मेटलर्जी कहेंगे। तो अब मेटलर्जी क्या है, यानी किसी भी मेटल को उसके असल मेटालिक फॉर्म में लेकर आना, साफ करना, प्योरीफाई करना, उसकी एक्सट्रैक्शन करना, ये अमल मेटलर्जी कहलाते हैं। पर कहां से आप उसको प्योरीफाई करेंगे, जैसे आपने डाउन सेल में पढ़ा था, उसके किसी मिनरल ओर में से। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स मिनरल ओर, जो उसकी मिनरल ओर है उसमें से उसको प्योरीफाई करने का अमल क्या कहलाता है, इसको आप कहते हैं मेटलर्जी। क्या कहते हैं उसको, मेटलर्जी कहते हैं, या मेटलर्जिकल प्रोसेस आप उसको कह सकते हैं। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में हम क्या करेंगे, किसी भी मेटल को प्योरीफाई करेंगे उसके किसी न किसी मिनरल ओर में से। तो अब ये ओर, ORE, और क्या चीज है, और असल में यानी इट इज ए प्रॉफिटेबल मिनरल which is used to extract metal at low cost and labor, यानी कम मेहनत कम खर्च में क्या करना, किसी भी कंपाउंड में से। ऐसा कंपाउंड देखें, हर एलिमेंट हमें बहुत सारे कंपाउंड्स की शक्ल में मिल सकता है, तो हम इसमें से सारे कंपाउंड में से मेटल को तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन काफी सारे मेटल्स जो हैं, मतलब मेटल के कंपाउंड जो हैं, उनमें से आप हासिल तो कर लेंगे मेटल, लेकिन उस पर खर्च बहुत आएगा, लागत बहुत आएगी, मेहनत बहुत होगी, लेकिन उसके मुकाबले में हमें उतना मेटल नहीं मिलेगा, उतनी उसकी कॉस्ट नहीं होगी। तो इसलिए साइंटिस्ट चुनते हैं कोई उसका ऐसा कंपाउंड जिसकी आमतौर पर याद रखें, जिसमें से मेटल आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाए, खर्च भी कम आए, लेबर भी कम खर्च हो, पैसा भी कम खर्च आए, प्रोसेस भी कोई बहुत बहुत ज्यादा ना हो, लंबे चौड़े ना हो, बहुत सिंपल, भले दो प्रोसेस हो लेकिन सिंपल हो। तो फिर ऐसे मिनरल को आप क्या कहेंगे, और कहेंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर हमने एल्यूमिनियम हासिल करना है, तो एल्यूमिनियम हमें हासिल होता है आसानी से, और ये हर जगह मिल भी जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स बक्साइट ओर। ठीक है, ये इसकी जो बक्साइट ओर है इसमें से हासिल किया जाता है, जिसका जनरल फॉर्मूला आप Al2O3.NH2O या फिर 2H2O भी लिखते हैं। तो इससे हासिल किया जाता है। तो ये इसकी प्रॉफिटेबल मिनरल है इसका एल्यूमिनियम का, जिसमें से एल्यूमिनियम बआसानी मिल जाता है, हासिल हो जाता है। इस वजह से अब ये बक्साइट और कहलाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, उसके बाद एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये सारे के सारे हैं तो मिनरल कंपाउंड, लेकिन याद रखें इनमें से एल्यूमिनियम हासिल भी किया जा सकता है, कॉस्ट बहुत आएगी, खर्च बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए आप इनको वहां पर सबको और नहीं कहेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया आपने और के बारे में। तो अब ये आमतौर पर एल्यूमिनियम जो है अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए, ऑकरेंस की अगर बात करें, इसकी मौजूदगी की अगर हम बात करें, ऑकरेंस ऑफ एल्यूमिनियम,
अगर एल्यूमिनियम की ऑकरेंस की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम Al जो है इज थर्ड, ये तीसरे नंबर पर क्या है, थर्ड मोस्ट ऑकरिंग यानी थर्ड एबंडेंट एलिमेंट कह सकते हैं आप इसको, थर्ड एबंडेंट एलिमेंट, एलिमेंट कहेंगे इसको ऑन अर्थ, जमीन पर है, ठीक है, ऑन अर्थ। और किसके बाद, आफ्टर, आपको पता है सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है O2 फॉर्मूला, एंड नेक्स्ट कौन सा है, सिलिकॉन Si, ये है। और ये तीसरे नंबर पर यानी ये थर्ड नंबर पर आता है एल्यूमिनियम, थर्ड एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ कह सकते हैं, ठीक है। यानी ये कितना है, इट इज अप टू 7.3% ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी जमीन की जो लेयर है, जो जिसमें मिनरल सॉल्ट्स हैं, जहां जिसको आप जमीन कहते हैं, सतह कहते हैं, तो ये जमीन की सतह पे जो उसके मिनरल कंपाउंड्स हैं उनके अंदर अगर हम 100 kg जमीन की मट्टी उठाएं, जमीन से कोई मिनरल कंपाउंड्स उठाएं, तो उसमें 7.3 किलोग्राम किसके होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे। तो इस तरह बच्चों एल्यूमिनियम दुनिया के अंदर मौजूद है, पर रिएक्टिव बहुत ज़्यादा, इसलिए फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ये इसके बक्साइट और में से हासिल किया जाता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी का होगा कि एल्यूमिनियम बक्साइट में से किस तरह प्योरीफाई किया जाता है, और उसके बाद देखेंगे कि क्या बक्साइट जो है वो खुद प्योर फॉर्म में अगर मिलेगा तो एल्यूमिनियम आसानी से हासिल होगा, पर अगर ये इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा तो हमें पहले इसको प्योरीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद इसमें से एल्यूमिनियम मेटल हासिल करेंगे। तो कल तक, नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।